किसी को दिक्कत वहां तक कुछ पूछना है? सर। ठीक है, तो आगे कुछ और थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं चैप्टर से रिलेटेड, उस पर हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। चैप्टर लगभग लगभग हम लोग का खत्म ही था। एक इसका हाँ सवाल है कि जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, कि जीडीपी से हम लोग क्या समझते हैं कि टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वही जीडीपी है। तो क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर बढ़ना भी है या नहीं? ठीक है, ये एक सवाल आपसे पूछ सकता है। सीबीएसई में 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और बिहार बोर्ड में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे कि सिर्फ क्या गुड्स के फ्लो होने से, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो होने से ह्यूमन वेलफेयर जो है आपका, क्या ह्यूमन वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आज के समय में अगर हम बात करें, आप लोगों से पूछें कि नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं आज़ादी के बाद से आज के समय में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं, तो क्या गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो गई देश के अंदर, या अभी भी है? या अगर अभी भी है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी खाने पीने की क्या है समस्याएं हैं, उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जीडीपी का बढ़ना क्या डायरेक्टली वेलफेयर के बढ़ने से रिलेट करता है या नहीं करता है, ये हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग को कंसेप्ट समझना है कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और कैसे आप रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, या नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस पे भी आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। पिछले 2 सालों में सवाल नहीं आए हैं, तो चांसेस है कि इस साल क्या करे, इस कंसेप्ट पे आपसे सवाल क्या कर ले, बोर्ड में पूछ ले। ओनली ओके, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं रियल जीडीपी से। When the goods and services are produced by an producing unit in the domestic territory of a country during an accounting year and valued at base year prices. बेस ईयर क्या होता है, पता है किसी को? अंशु, बेस ईयर क्या होता है? सर बेस ईयर मतलब बेस ईयर मतलब पता है आपको बेस ईयर का मतलब? सर समझाने नहीं आ रहा है सर, मतलब पता है पर देखिए, बेस ईयर क्या होता है कि एक ऐसा साल, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हो, वो एक नॉर्मल साल रहा हो। नॉर्मल मतलब कि उस साल नॉर्मल बारिश हुआ, नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ, कोई भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब भूकंप भूकंप टाइप की घटनाएं नहीं हुई। एक नॉर्मल ईयर जिसमें एक नॉर्मली इकोनॉमी क्या कर सकती है, सही तरीके से क्या करती है, ऑपरेट करती है, उस साल को हम बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हर साल आपका सामान क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, बिक रहा है मार्केट में। तो नॉर्मली क्या होगा कि 1000 यूनिट आप बनाएं और 2011 में इसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, टोटल मान लीजिए 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो कितने का प्रोडक्शन हुआ? 1 लाख का। ठीक है, अब हम बोले कि 2017 में भी 1000 का हो रहा है, लेकिन प्राइस अब बढ़ के 100 से कितना हो गया है, 150 हो गया है। तो ये कितना शो करेगा जीडीपी आपका? 150। 150। भाई रोड पे कौन बैठा हुआ है, माइक बंद कर लीजिए अपना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1,50,000 है, जबकि आउटपुट में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। आउटपुट पहले भी 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रहे थे इकोनॉमी में, और यहाँ भी 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या इन रियलिटी कोई ग्रोथ हो रहा है क्या? नहीं, नो सर। रियलिटी में तो कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं, रियलिटी में तो आउटपुट जस्ट का तस है। तो यहाँ पे ये जो आप ले रहे हैं 150 पे, जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी कि करंट ईयर प्राइस पे, तो करंट ईयर प्राइस पे जो आप करेंगे तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। वो क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस।
बस इतना ही मतलब इसका नॉमिनल जीडीपी का। रियल जीडीपी का क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर प्राइसेस। अगर मान लीजिए कि हम इसी 2017 में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इसका वैल्यूएशन 2011 के प्राइस के हिसाब से करते तो हमको मालूम चल पाता कि क्या एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है ना? क्लियर है सबको? एक मिनट। यस सर। हाँ बोलो सर। बोलिए। अभी क्लास में हम आते हैं 40 मिनट में फ्री हो जाएंगे। आ रहे हैं आप ही के पास। ठीक है, रूम पे रहिएगा ना? चलिए आ रहे हैं वहीं पर। हेलो। हाँ सर। तो जो बात यहाँ हो रही है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की, तो देखिए रियल जीडीपी में क्या होता है कि हमेशा जो जीडीपी कैलकुलेट होगा ना वो एक कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए कि 2017 हो गया, फिर 2020 आ रहा है, तो 2020 में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मान लो कि 1500 यूनिट्स का, यानी प्रोडक्शन पहले से बढ़ गया। तो 2020 का जो प्राइस है, जो 2020 में प्राइस है वो लगभग मान लो कि हो गया है 200 के आसपास। तो ये तुमको कितना शो करेगा? क्या बोले सर? 2020 में जो तुम्हारा प्राइस है अब वो कितना हो गया है? 200 हो गया है, ठीक है। यस सर। और जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है कितना हुआ है? 1500 हुआ है। तो 1500। आपका जो जीडीपी निकलेगा, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आपका कितना हो गया? 3 लाख, 3 लाख। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम इस पे किस पे निकालें? बेस ईयर प्राइस पे, तो बेस ईयर प्राइस हमारा कितना है? 1500। बेस ईयर प्राइस 100, 1500। यस सर। बेस ईयर प्राइस हम 2011 को लेके चलेंगे, 2011 हमारा क्या हो गया? यस सर। बेस ईयर। बेस ईयर हो गया। तो 1500 गुणे क्या निकला? 100। यानी कि एक्चुअल में ये कितना है? 1,50,000 का। तो एक्चुअल जो आपका 150। यस सर। एक्चुअल जो इंक्रीज दिख रहा है वो 85,000 का है, जो रियल जीडीपी आपको शो हो रहा है। 1,50,000 क्या निकला आपका? रियल जीडीपी। और 3 लाख क्या दिख रहा है? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल में नॉमिनल क्या जीडी। है कि नॉमिनल आपके इकोनॉमिक कंडीशंस को सही से डिफाइन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये प्राइस के चेंज से अफेक्ट हो जाता है ना। यस प्राइस सर। बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो आपका जीडीपी अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसमें? नॉमिनल में। लेकिन रियल जीडीपी का खासियत क्या है कि रियल जीडीपी इंक्रीज इन प्राइस से अफेक्ट नहीं होता है। इट इज नॉट प्राइस अफेक्टेड। कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से इसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें हमेशा चेंज कब होगा? जब आउटपुट चेंज हो। यानी कि आपका अगर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पहले से बढ़ेगा तभी आपका जीडीपी बढ़ेगा रियल में, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका ज्यादा बेहतर इंडिकेटर होता है, ट्रू इंडिकेटर होता है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर आपसे सवाल पूछ दिया एग्जाम में 1 मार्क में कि विच वन इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, तो जवाब आपका क्या होगा? रियल जीडीपी। नॉमिनल। रियल जीडीपी। नॉमिनल कौन बोल रहा है जी? रियल होगा। नॉमिनल नहीं सर, रियल है। नॉमिनल रियल नॉमिनल तो जीडीपी। वैल्यू है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी तो आपका प्राइस अफेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको पता ही नहीं यस सर। चलेगा कि आउटपुट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। लेकिन एक्चुअल नहीं मिलेगा। रियल जीडीपी क्या है कि तभी बढ़ेगा जब क्या हो? आउटपुट बढ़े, ठीक है। अगर आउटपुट नहीं बढ़ यस रहा सर। है तो फिर आपका रियल जीडीपी इंक्रीज होगा ही नहीं। इसीलिए रियल जीडीपी हमेशा क्या माना जाता है? बेहतर इंडिकेटर माना जाता है, ट्रू इंडिकेटर ऑफ होता है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और याद रखिएगा, और आपसे सवाल पूछ देगा कि कौन सा जीडीपी प्राइस में चेंज होने से अफेक्ट नहीं होता है, तो रियल जीडीपी नहीं होता है। और नॉमिनल जीडीपी प्राइस में चेंज होने यस से क्या सर। होता है? अफेक्ट होता है, होता है। ठीक है। इसके बाद से ये तो आप समझ गए कंसेप्ट ऑफ रियल जीडीपी एंड कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो आपको बड़ी सिंपल शब्दों में अगर लिखना हो तो आराम से आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज रियल जीडीपी, तो उसमें आप लिख दीजिएगा व्हेन रियल जीडीपी इज दैट जीडीपी व्हिच इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस या कांस्टेंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। और यस सर। नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? तो नॉमिनल जीडीपी इज दैट जीडीपी कैलकुलेटेड एज नॉमिनल प्राइसेस। कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस,
जो हाँ, करंट current प्राइस year, चल रहा yes. है अगर उस पे कैलकुलेट होगा तो नॉमिनल जीडीपी हो हाँ जाएगा। ठीक है, यस इसके बाद से क्या है, कन्वर्जन है आपका कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, ताकि हम क्या कर सके, एक बेहतर आइडिया निकाल पाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका कि रियल जीडीपी अगर आपको निकालना होगा तो नॉमिनल जीडीपी ले लीजिएगा। प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया रहता है, दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100 करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रियल जीडीपी में। और अगर आपको नॉमिनल निकालना है तो फिर रियल को क्या कीजिए, ऊपर भेज दीजिए और नॉमिनल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप नॉमिनल से रियल और रियल से नॉमिनल जीडीपी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा। ओके, ठीक है सर जी। इसको याद कर लीजिएगा लोग, इसको रट लेना होगा आप लोगों को। ले रहे हैं स्क्रीनशॉट। अरे अभी नोट्स भेज देंगे हम, टेंशन मत लो, नोट्स और वीडियो बैकअप दोनों मिल जाएगा। इसके बाद से वेलफेयर की बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग को बेसिक कंसेप्ट समझने थे वो तो हम लोग समझ गए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। इसके बाद बात होगी वेलफेयर पे कि क्या जीडीपी में बढ़ना ह्यूमन वेलफेयर के बढ़ने को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, कि अगर आपका इकोनॉमिकली अगर आप बढ़ रहे हैं तो क्या आपका वेलफेयर भी बढ़ रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, एक इंसान के लेवल पे तो जी हाँ, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे आपका तो क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ आपका ह्यूमन वेलफेयर भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। डेवलप होगा। लेकिन क्या ये बात इकोनॉमी पे भी लागू होती है या नहीं लागू होती है, ये हमको देखना है। तो बोल रहा है कि वेलफेयर मीन्स मटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल, it depends on the many economic factor like national income, consumption level of quantity of goods etc, non economic factor like environmental pollution, law and order वगैरह वगैरह। the welfare which depends on economic factors is called economic welfare, and the welfare depends on non economic factor is called non economic welfare. The sum total of economic and non economic welfare is called social welfare. तो आपका क्या है कि देखिए, नॉर्मली हम किसी भी देश के आगे बढ़ने का, कि आपका कोई देश आगे है या क्या है, पीछे है, तो किस बेसिस पे लेते हैं बताइए तो। सर जीडीपी के बेस पे। जीडीपी के अकॉर्डिंग। हाँ, हम जीडीपी को एक मेजर लेते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं कि भाई जीडीपी जिस देश का क्या है, ज्यादा है वो ज्यादा आगे है, जिस देश का पीछे वो क्या है, पीछे है। पीछे। है या पिछड़ा देश है या पुअर कंट्रीज है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन जीडीपी को वेलफेयर के तौर पे लेना क्या है, एक लिमिटेशन है, क्योंकि जीडीपी में कुछ खामियां हैं जिससे क्या होता है, ह्यूमन वेलफेयर ट्रू तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। सबसे पहला खामी जो है एक्सटर्नलिटीज, इसका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि जब एग्जाम में आज पूछता है ना एक्सटर्नलिटीज कि एक्सप्लेन एक्सटर्नलिटीज एज लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, तो मैक्सिमम बच्चे इसका गलत जवाब लिख के आते हैं क्योंकि इसका मतलब उनको कुछ पहले से पता ही नहीं होता। एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या होता है, बेनिफिट और हार्म। किस चीज का बेनिफिट या हार्म, तो किसी भी एक्टिविटी का। बेनिफिट मतलब फायदा और हार्म मतलब नुकसान, है ना। तो किसी भी एक्टिविटी का, कैसे एक्टिविटी का, तो कॉज्ड बाय फर्म और एन इंडिविजुअल विच दे डू नॉट पेड और पेनलाइज्ड। अगर वो कुछ बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके लिए उनको कोई रिवार्ड वार्ड नहीं मिलता है, और अगर उस एक्टिविटी के चलते कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए वो पेनलाइज भी नहीं होते हैं, उनके ऊपर कोई फाइन उन भी नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, environmental pollution caused by the industrial plants is a negative externalities and building a flyover is a positive externalities. देखिए एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके एरिया में एक फैक्ट्री सेटअप हो गया, ठीक है, भाई फैक्ट्री लगा दी है लोग, जी जैसा भी बना है देख लो सब। तो ये आपका क्या है, फैक्ट्री सेटअप हुआ है, किसी कंपनी ने क्या किया, एरिया में फैक्ट्री लगाया है, टाटा लगाई है, मान लो टाटा ये किया है। तो टाटा क्या किया, टाटा ने फैक्ट्री सेटअप किया। अब टाटा ने क्या किया कि अपने फैक्ट्री के आसपास के रोड को क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट करवा दिया। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अरबों खरबों का बिजनेस कर रही हैं, वो वेट नहीं करेंगी सरकार का कि क्या करें, सरकार आए और मेरे फैक्ट्री के लिए रोड बना के दे। वो अपना प्राइवेट रोड क्या करेंगे, बनवा देंगे। ठीक है, रोड टूटा फूटा है तो उसको ठीक करवा देंगे। आसपास में उसने क्या किया, पार्क बनवा दिया। ठीक है, पार्क बना दिया, हॉस्पिटल्स बना दिए। ठीक,
तो ये सब जो चीज है ये क्या हुआ, ये एक आपका यहाँ पे फैक्ट्री का सेटअप होना क्या था, एक एक्टिविटी है, कंपनी ने सेटअप किया, जी और इसने जो रोड बनवाया या पार्क बनवाया, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव इफेक्ट हुए ना इसके, जी यस सर। इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, और जी सर। यहीं पे अब ये फैक्ट्री लगाया तो इसमें से क्या निकलेगा, आसमान में क्या निकलेगा, पॉल्यूशन, धुआं निकलेगा। फिर तुम्हारा जो आसपास पे नदी होगा, जो पीछे में नदी बह रही होगी, उस नदी में भी ये लोग क्या करेंगे, पॉल्यूशन छोड़ेंगे। पानी गिर ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। अब दिक्कत ये है कि हम तो जीडीपी जब कैलकुलेट तो उस समय कैलकुलेट करते समय हम ये काउंट करते हैं क्या कि पार्क बनाया तो फायदा हुआ, कि ह्यूमन वेलफेयर बढ़ा, कि तुम पानी में छोड़ दिए गंदगी तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आप ना करते हैं, आप काउंट करते हैं कि जितने ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक तरफ आप हवा में धुआं छोड़ छोड़ के दिल्ली की हालत देख लो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन इतना जाता है कि एक दिन में अगर आप 10 सिगरेट पिएंगे उतना पॉल्यूशन क्या हो रहा है, लोगों के सांस में चला जाता है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था पिछले साल। इससे ही मर जाएगा। तो ह्यूमन वेलफेयर क्या हो जाएगा, कम हो गया ना। वहां पे जीडीपी के बढ़ने से तो ह्यूमन वेलफेयर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये एक कम पहला लिमिटेशन है आपका एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, कि जो ये एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, दोनों को ही हम इग्नोर कर देते हैं क्या करने में, जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उस समय। ठीक है, इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिशन? क्रिश, कंपोजिशन क्या होता है? बताओ क्रिश। दवा खरीदने गए हो लोग कभी? हाँ जब आप दवा खरीदते हैं तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कितनी बार सेम दवा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो अलग कंपनी का देता है। दूसरा कंपनी का लाएगा अलग कंपनी और का आपको क्या बोलता है वो, कि देखिए जो कंपोजिशन इसका है वही कंपोजिशन क्या है, इसका है। इसका है। ठीक है, कोनो अंतर नहीं है, सेम चीज है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि किन चीजों से मिलकर सामान क्या है, बना है, इसे मैन्युफैक्चर हुआ। इसे को कहते हैं कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भैया जब आप जीडीपी निकाल रहे हैं तो आप इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि जीडीपी का कंपोजिशन क्या है, जीडीपी में क्या चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, इकोनॉमी के अंदर क्या चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप एक बताइए, अगर आप गोला बारूद भी बनाएंगे, ठीक है, बॉम्ब बना रहे हैं, गोला बारूद बना रहे हैं, तो वो भी तो कमोडिटी में आएगा, है ना, और वो भी जीडीपी में काउंट होगा। तो क्या गोला बारूद बनाने से ह्यूमन वेलफेयर बढ़ेगा, सर बताइए बढ़ेगा? नो सर। तो बहुत से ऐसे चीज जैसे आपको बोला प्रोडक्शन ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स या एमुनेशन, यानी गोला और बारूद जो है आपका गन एमुनेशन वीपन्स वगैरह बना रहे हैं, इट कैन नॉट इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर इन द इकोनॉमी। इससे तो ह्यूमन वेलफेयर कम होगा। तो कंपोजिशन बहुत मैटर करता है। या मान लीजिए कि अल्कोहल ज्यादा आपका क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दारू शराब ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, ये चीजें जो ह्यूमन लाइफ को क्या करती हैं, नुकसान नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। नुकसान हो जा सकती हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, तो जीडीपी तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ना, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू में जीडीपी तो आपको इंक्रीज दिखेगा कि भाई जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ लोग उन चीजों का करप्शन करके मर रहे हैं, तो क्या जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ा? नो सर। नहीं बढ़ा। इसके बाद से ये तो कंपोजिशन हो गया। उसके बाद क्या है आपका, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ये जो जीडीपी है आपका, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और इसके थ्रू जो इनकम जनरेट हो रहा है, ये इनकम जो जनरेट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल है कि अनइक्वल है। अगर मान लीजिए जीडीपी के थ्रू जो प्रोडक्शन जो आपका इनकम जनरेट हुआ, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके पास पैसा होगा, है ना। जी जीडीपी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। जीडीपी के का मतलब क्या हो रहा है, कि जितना आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा।
होगा ना। यस सर। अब इनकम जनरेशन जो हो रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो अगर जिस इकोनॉमी का, इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, इंडिया में जो जीडीपी है जो हो रहा है, ठीक है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है? नो सर, अनइक्वल है। अनइक्वल है। हमारे यहाँ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? अनइक्वल है। अमीर लोग अनइक्वल है, बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब लोग क्या है? बहुत ज्यादा बहुत गरीब। ज्यादा गरीब है। एक बात बताओ यार, जीडीपी बढ़ने से आप कैसे बोल दोगे कि ह्यूमन वेलफेयर बढ़ गया, है ना? क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ इनकम है, जो आपका सारा जो इनकम है, वो तो कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है ना, और मैक्सिमम क्या है, पैसा ही नहीं आता है। लिमिटेड सोसाइटी में। तो यहाँ पे अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपका अनइवन है, यानी इक्वल नहीं है, तो फिर जीडीपी जो है, इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट इंक्रीज वेलफेयर। जीडीपी के बाद ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसके बाद से है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आपको बोल रहा है कि बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं इंडिया में भी, अभी के टाइम में भी, जो कैश बेसिस में या मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होते। Many activities in the economy are not evaluated in monetary terms. They are not included in GDP due to non-availability of data. However, such activity influence the economic welfare of people of the economy. ठीक है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो लेडीज लोग हैं लोग, ठीक है, तो किसी के घर में कुछ लेडीज लोग काम करता है लोग, मतलब जॉब में है लोग, किसी के घर में नहीं है लोग, नहीं कर है ना? तो जो हाउस वाइफ। जो करता है या नहीं करता है, जो हाउस वाइफ ही है, वो क्या सुबह से रात तक घर के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। जो महिला अपने फैमिली को ज्यादा अच्छे से देखेगी, वो फैमिली का वेलफेयर तुम्हारा ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। क्या इस बात को जीडीपी कैलकुलेशन में ध्यान में रखा जाता है? नहीं रखा जाता। हाँ। क्यों? क्योंकि वो महिला जो अपने घर के लिए काम कर रही है, उसका कोई सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट नहीं हो रहा है। उसका कोई पेमेंट Yes. नहीं हो रहा है, कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है। मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं होने के चलते जीडीपी को उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जबकि इसका असर क्या है? ह्यूमन वेलफेयर पे पड़ रहा है ना। जिस फैमिली में अगर लेडीज के अपने फैमिली पे ज्यादा ध्यान रख रही है, या अपने बच्चों को पढ़ा रही है, बाकी चीजें देख रही है, वो फैमिली जो होगा उसका वेलफेयर क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये क्या है आपका, ये चीज जीडीपी वैल्यूएशन के समय क्या होता है? कंसिडर नहीं होता है। ठीक है? ये आपके पॉइंट्स हो गए। ये पॉइंट 4 आपको क्या करने होंगे? दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है तो 3 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच में आता है सीबीएसई के पेपर में, और स्टेट बोर्ड में आएगा तो 1 मार्क क्वेश्चन कैटेगरी में ही आपसे क्या किया जाएगा? पूछा पूछा जाएगा। जाएगा। ठीक है? तो जितने टॉपिक अभी हो रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका रियल जीडीपी हो, चाहे नॉमिनल जीडीपी हो, चाहे उसका कन्वर्जन हो। कन्वर्जन फॉर्मूला तो याद रख लेना आप लोगों को। या आपका अगर आपसे पूछेगा कि स्टेट डिलिमिटेशन ऑफ जीडीपी, या जीडीपी इज अ जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कमेंट, और 3 नंबर में दे देगा, तो आपको ये पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। ठीक है? तो आई होप आप लोग क्या होगा, क्लियर होगा। इसके बाद से हम लोग को देखना है प्रिकॉशंस। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? प्रिकॉशंस मतलब क्या होता है? जरूरत। प्रिकॉशंस, कॉशन मतलब सावधानी, है ना? प्री मतलब पहले से कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, किन सावधानियों से आपको बच के रहना है, वो आपको बोल रहा है। सबसे पहला मेथड कौन सा था? वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज योर प्रोडक्शन मेथड। तो अगर आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा? पहला बोला अवॉइड डबल काउंटिंग। अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है? कि डबल काउंटिंग अवॉइड करना है। आपको कोशिश करना है कि दो चीजों का वैल्यू, एक ही चीज की वैल्यू 2 बार काउंट ना हो।
जैसे आपको हम No. क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि जो मारुति है वो क्या बनाती है? कार। मारुति ने बनाया कार। अब कार में जो टायर लगता है वो मारुति नहीं बनाती है। मारुति ने उस टायर को खरीदा किससे? टीवीएस। MRF। टीवीएस या एमआरएफ जिससे भी लिया। तो मान लो मारुति ने क्या किया कि 10 लाख का टायर खरीदा अपने कार के लिए, किससे? टीवीएस से। अब टीवीएस से टीवीएस भी अपना प्रोडक्शन दिखाएगी, तो टीवीएस अपना टोटल प्रोडक्शन कितने का दिखा रही है? 50 लाख का। लेकिन इस 50 लाख में से 10 लाख वो किसको बेची है? मारुति को। और मारुति को। और मारुति तो ये 10 लाख क्या करेगी? अपने कार के कॉस्ट में ऐड कर लेगी, है ना? यस। तो हम टीवीएस का कितना काउंट करेंगे? टीवीएस का हम 40 ही लेंगे। 10 40। में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हाँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से, है ना? तो आपको क्या है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर एक ही चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 बार काउंट हो जाएगा। यस, डबल काउंटिंग। तो यही है डबल काउंटिंग। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको क्या करना है? ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देना होता है, ठीक है? ये पहला प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा बोला डू नॉट इंक्लूड, ये सेफ नहीं है, सेल है। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स है, जैसे मान लीजिए कार है, आप 5 लाख का खरीदे, ठीक है, और इसको 4 साल यूज करने के बाद आप 2 लाख में क्या कर रहे हैं? बेच दे रहे हैं। सेल कर दे रहे हैं। तो जब 5 साल बाद आप बेचेंगे, जैसे 2015 में खरीदे और 2020 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो 2020 के जीडीपी कैलकुलेशन में इस कार का वैल्यू 2 लाख नहीं आएगा, ठीक है? इसका पहले ही हो चुका है। क्योंकि इसका वैल्यूएशन 2015 के जीडीपी कैलकुलेशन में हो चुका होगा। तो आपको सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के वैल्यू को काउंट नहीं करना है, करनी होगी। ठीक है? सेल्फ कंज्यूम आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड। अगर आप कोई कमोडिटी खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके भी वैल्यू को क्या करना है? आपको कंसीडर करना होगा, करना होगा, ठीक है? जैसे मान आप फोन सो रहा है, अच्छी आवाज है। वही तो सर, एकदम फोन में बटे बटे कौन सो रहा है? हो गया, नींद खुल गया। इसके बाद से आपको बोल रहा है कि सेल्फ कंज्यूम आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है? अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर है, तो आप डील करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? आप चावल के बिजनेस में, ठीक है? चावल का आप मतलब बोरा खरीदते हैं और क्या करते हैं? लोगों को बेचते हैं, ठीक है? होलसेल में है आप। तो आपने क्या किया? 50 बैग्स परचेज किए। अब 50 बैग्स में आपने क्या किया कि 48 बैग्स जो है राइस के, वो तो आपने लोगों को बेच दिया, तो ये तो इंक्लूड होगा ही होगा। लेकिन जो 2 बैग आप सेल्फ के लिए क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, इसके भी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको इंक्लूड करना है, काउंट करना है। इसको भी काउंट करना है, ठीक है? तो ये आपको प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, किसमें? प्रोडक्शन मेथड में। इसके बाद कौन सा है हमारा? इनकम इनकम मेथड। ट्रांसफर इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम आपको हम पढ़ाए थे क्लास में कि क्या होता है। कैपिटल गेन, सर्विस के बिना सर्विस हो गई। कैपिटल गेन अगर कोई हो रहा है आपको, यानी कि कोई अचानक से आपका लॉटरी लग गया, ऑल ऑफ सडन आपको क्या हो गया? बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो वो आप उसको काउंट नहीं करेंगे किस में? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, क्योंकि अचानक से लॉटरी वगैरह लगना आपको उस वहां पे काम करके नहीं दिए थे, है ना? यस, सर्विस फैक्टर सर्विस में नहीं आएगा, तो ये भी काउंट नहीं होगा। इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, ठीक है? और सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई चीज था तो उसके वैल्यू को क्या करना है? काउंट करना है, जस्ट लाइक आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड की तरह पे। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट। अगर ओनर कोई अगर फ्री सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि ओनर का अपना बिल्डिंग है, उसी में क्या कर रहा है? फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है, तो भले ही वो रेंट किसी को पे नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाला जाएगा और वो काउंट होगा, ठीक है? तो वही बोला, इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है? इसके बाद से आपका तीसरा मेथड जो है, लास्ट मेथड, वो है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी एक्सपेंडिचर मेथड जो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ बोला कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को, यानी कि अगर आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उस पर कोई पैसा आपका खर्च हो रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट लाइक आपका प्रोडक्शन मेथड की तरह ही है ये भी जी।
तो ये बोला डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहे हैं तो उस पे जो आप खर्च कर रहे हैं पैसा, उसको आप जीडीपी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब हो गया शेयर्स वगैरह जो होता है ना, सिक्योरिटीज। हाँ। तो शेयर्स वगैरह कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। अगर आप कंपनी का शेयर क्या करेंगे, बाई करेंगे, तो ये डिजिटल फॉर्म में होता है ना, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये कोई सामान वान नहीं होता कि कोई इसका फिजिकल फॉर्म में कोई गुड्स के रूप में आपको क्या होता है, मिलता है, या इसकी कोई यूटिलिटी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट्स के सेल या परचेज से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, ना गुड्स का ना सर्विसेज का, इसलिए इसको भी काउंट नहीं करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर आपको तीसरा बोला है इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप कोई फाइनल प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो है, जो अपने खुद के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप खुद के यूज में ला रहे हैं, तो उस पर जो पैसा खर्च होगा उसको भी क्या करना होगा, आपको इंक्लूड करना होगा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और बोल रहा है कि अवॉइड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। जैसे अगर आपके पापा आपको क्या किए, पॉकेट मनी दिए, तो वो एक Pocket एग्जांपल money. होगा कि इसका ट्रांसफर एक्सपेंडिचर का। ट्रांसफर ठीक है, दैट इज, इसी को हम ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हीरो अपन खुद के बैटरी लगा होता। इसी को हम आवाज कट रहा है, क्यों नेट स्लो कर रहे हो? नेट का मस्त चल रहा। आवाज नहीं आ रहा है। इसका देखिए, अवॉइड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया कि अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उसके बदले आपको कुछ भी फैक्टर सर्विसेज नहीं मिल रहा है, जैसे अगर आपके पापा आपको पॉकेट मनी दिए, तो पॉकेट मनी जो वो दे रहे हैं, क्या उसके बदले आप कोई सर्विसेज दिए क्या उनको? नहीं। तो दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड नहीं करना होता है किसमें, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे ना, आपको याद करने पड़ेंगे। यू हैव टू पॉइंट्स। अरे भाई कौन सो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, खतरनाक आवाज दे रहा। कौन है सर सो जा रहा है बार बार? कोई दिक्कत नहीं, क्या माइक किसी का हाथ में खुला हुआ है, 100 लोग तो है नहीं, मालूम चल जाएगा 2 मिनट में। तीन ही लोग का माइक खुला हुआ है, मेरा खुला हुआ है, जैन का खुला है, सर्वर का खुला है। मैं कुछ बोल रहा था, जिसको जवाब देना है माइक ऑन करे, अदरवाइज अपना माइक बंद रखिए आप लोग। ठीक है, अब सुनिए लोग, चैप्टर हमारा पूरा क्या हो गया, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सब तरीके से क्या है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मॉडल पेपर वाला जितना क्वेश्चन है हम उसको पीडीएफ में करके ग्रुप में डाल रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड जितना आया है उसको क्या करो लोग, बनाओ लोग। जो जो आपसे सवाल नहीं बन रहा है, या जो टॉपिक आपको दिख रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, इसमें कंफ्यूजन है, उसको आप शॉर्ट लिस्ट करके अलग रख लीजिए। तो उस पर हम लोग एक अलग क्लास क्या करेंगे, कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, और रहा बात सीबीएसई वालों का, तो चैप्टर तो आप लोगों के लिए भी खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए आप लोग? अंशु, नेशनल इनकम का क्वेश्चन हो गया आपका सारा? सारा नहीं, मेरा लास्ट वाले मेथड का बाकी है, फिर वो क्लास नहीं कर पाए थे इसलिए। तो लास्ट वाला ट्राई कीजिए, जो फंसेगा बताइएगा। और किसी को दिक्कत? ठीक है, हो गया। तो चलिए, क्लास आज का फिर क्या होता है, समाप्त होता है। और इसका जो अभी जो पीडीएफ कॉपी और लेक्चर वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, आधे घंटे में मिल जाएगा आपको सारा कुछ। ठीक है, ग्रुप में आपके। ओके सर। चलिए ठीक है, ठीक है सर, कर दीजिए। वेलकम। बाय बाय। बाय बाय, गुड।